please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आवाज समाचार में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन में कई सारी बड़ी खबरें और सैमसंग का पहला 3 कैमरों वाला फोन दिखाएंगे आपको। जी हां, सैमसंग की तीसरी आंख जिसको हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले बात सैमसंग के तीसरी आंख वाले फोन की। सैमसंग ने भारत में अपना पहला 3 रेयर कैमरे वाला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A7 लॉन्च कर दिया है। इस फोन के पिछले हिस्से में 24, 8 और 5 मेगापिक्सल के 3 कैमरों का सेटअप है, जिसमें से एक लेंस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। ये तीसरा कैमरा उतनी रेंज में तस्वीरें ले सकता है जितने कि एक इंसान की आंख देख सकती है। सेल्फी के लिए 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा शामिल है। गैलेक्सी A7 में 6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले है। दमदार ऑडियो के लिए इसमें डॉल्बी एटम्स ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है। इस फोन के 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, जिसकी कीमत है 23,990 रुपए, और 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, जिसके लिए 28,990 रुपए चुकाने होंगे। इसमें 3,300 mAh की बैटरी दी गई है। तो तीसरी आंख वाला ये सैमसंग गैलेक्सी A7 क्या कमाल करेगा, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं दी मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्की और ब्लॉगर निखिल चावला। आप दोनों का स्वागत है। और निखिल, पहला सवाल आपसे ही, कैसा लग रहा है ये फोन सैमसंग का तीसरी आंख? क्या इसके लिए यूएसपी बनेगी? जी, मुझे लगता है कि जैसे एक बार थोड़े साल पहले मेगापिक्सल की वॉर शुरू हुई थी, वैसे ही अब कितने कैमरा लेंसेज आप एक फोन में लगा सकते हैं, उस चीज की वॉर शुरू हो गई है। मतलब जरूरत हो या नहीं हो, 2 कैमरा की भी या 3 कैमरा की, वो ऐसे नहीं देख रहे कंज्यूमर्स के लिए, वो देख रहे हैं कि हाँ हम कितने कैमरा डाल सकते हैं। अभी थोड़े दिनों में अभी हमें वो भी दिखने वाला है कि सैमसंग के 4 कैमरे वाला फोन निकालने वाला है। तो मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं रह गई है। मुझे लगता है ये गिमिक है, क्योंकि एक लेंस से भी गूगल पिक्सल कमाल कर रहा है, तो आपको 3 लेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा यूज का फीचर नहीं है। लेकिन संदीप, आपको क्या लगता है, क्योंकि मिड रेंज सेगमेंट में 3 कैमरों पर दाव लगा रहा है सैमसंग, क्या ये दाव निखिल कह रहे हैं जिस तरह से कह रहे हैं उतना नहीं चलेगा, या आपको लगता है कि नहीं सैमसंग के लिए एक बढ़िया ये दाव हो सकता है? अगर हम लोग देखें सैमसंग ने जो आज लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 मॉडल 3 कैमरा के साथ, तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज तक की अगर सैमसंग की हिस्ट्री देख ले, सैमसंग ने जो भी टॉप एंड फीचर्स होते हैं वो हमेशा अपने फ्लैगशिप फोन में लेकर आए हैं। तो ये पहली बार है उन लोग ने टॉप एंड फीचर्स यानी कि ट्रिपल कैमरा जो इस फोन में लेकर आए हैं, ये मिड एंड सेगमेंट में लाए हैं। ये ऐसा क्यों है, ये थोड़ा समझने में बड़ी तकलीफ हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा मतलब मिड एंड जो सेगमेंट था उनके हाथों से स्लिप होते जा रहा था, इसकी वजह से वो लोग ने यहाँ पर ट्रिपल कैमरा लाया है, या उनने सोचा चलो यार मिड एंड सेगमेंट है, थोड़ा आधा पका हुआ एक फीचर है वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, फिर जब अपना फ्लैगशिप फोन आएगा उसमें फीचर्स डाल देंगे। तो अब लेकिन अब बात आती है कि पहले कैमरा की बात कर लेते हैं। 3 कैमरा दिया है, 24 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल। वो कह रहे हैं कि अब इससे वाइड एंगल शॉट्स भी ले सकते हैं, डेप्थ सेंसर भी आ गया, 24 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यूनिट भी आ गया। लेकिन जैसे निखिल बता रहे थे कि ये काम बाकी फोन के थ्रू भी हो रहा है, पिक्सल के थ्रू हो रहा है, या इवन जो हमारे डुअल कैमरा फोन्स आ रहे हैं 15,000 की रेंज में, उससे भी हो रहा है। और यहाँ पर एक और चीज जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रोसेसर सैमसंग ने इस फोन में यूज किया है वो है एक्सिनोस 7885, और अगर उसकी तुलना करें कि इसका काउंटर पार्ट स्नैपड्रैगन का क्या होगा, स्नैपड्रैगन का होगा 630 या 660। तो उस रेंज के जो फोन्स हैं, जो बाकी एंड्रॉइड इकोसिस्टम के फोन्स हैं, जो एंड्रॉइड 630 या 660 पे बेस्ड है, वो 15 से 18,000 के बीच में आ रहे हैं और डुअल कैमरा दे रहे हैं। जो ये काम कर रहा है वो भी कर सकते हैं। सो प्राइस में फिर से मुझे लगता है कि मार खा रहा है सैमसंग। मैं यही सवाल लेने वाला था, आपने काफी कुछ बता दिया उसको। लेकिन जैसा कि जो इसके फीचर्स हमारे पास आए हैं निखिल, जैसा कि 6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले, और इसके अलावा फिर डॉल्बी एटमॉस ऑडियो टेक्नोलॉजी, 4 GB 4+64, कीमत 24,000। तो क्या प्राइस वाइज महंगा लगता है, या जो फीचर्स दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक सही है ये? नहीं सर, प्राइस तो बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि जैसे संदीप जी ने भी बोला है कि इस सेगमेंट के जो प्रोसेसर हैं वो आपको 18,000 तक में आराम से मिल जाते हैं, और अच्छे
कंपनीज जैसे नोकिया हो गई, शाओमी हो गई, सबके ही लगभग आते हैं, मोटरोला हो गया, हर कंपनी का फोन इस प्राइस सेगमेंट में, इस प्रोसेसर में 15 से 16 हजार के बीच में मिल जाता है। तो प्राइस वैसे ही ज्यादा है। ऊपर से सैमसंग का जो ऑनलाइन मार्केट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। इस प्राइस पे जाते ही ऑनलाइन ज्यादा परचेजेस होते हैं, और जो ऑनलाइन में ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, पोको F1 है जो स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ मिलता है, वो 20,000 में आपको मिल जाता है, जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है। इसमें इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर साइड पे लगा दिया, जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो आके जा चुकी है। समझ लीजिए कि सोनी ने भी काफी साल की है, उसके बाद हटा दी। वो काफी आउटडेटेड सा यूज के सिनेरियो की साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो ये ऑल इन ऑल एक सैमसंग की तरफ से कोशिश अच्छी है कि वो करना चाहते हैं, बट वो जो 20,000 से ऊपर जाते ही जो आपके पास आ जाता है प्राइस सेगमेंट 20 से 30 के बीच में, वो बहुत ज्यादा अच्छी प्रोसेसर और बहुत अच्छी डिवाइसेस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो जैसे तो फिर वो कौन से फोन होंगे निखिल, वो कौन से फोन होंगे जिनसे सैमसंग के इस A7 को टक्कर मिलेगी? टक्कर तो सैमसंग को A7 को 15,000 से 16, मोटो का मोटरोला 1 पावर आया है, उससे भी टक्कर है। नोकिया का जो 6.1 है उससे भी टक्कर है। Xiaomi का पोको F1 है। लेकिन अगर आप जैसे उनका जो टॉप वेरिएंट है 28-29 हजार रुपए का जो पड़ता है आपका सैमसंग का 6 GB रैम वाला, अगर आपको वो लेना है उस प्राइस सेगमेंट में, आपको फिर Asus Zenfone 5G और OnePlus आ जाता है। जिस टाइम पे OnePlus कंपटीशन में आ जाता है, फिर लोग कुछ और लेते नहीं है, क्योंकि वो एक मार्केट में पकड़ बना चुका है। 20,000 के ऊपर का फोन लेना है तो OnePlus ही लेना है। बिल्कुल। और फिर यहाँ पर सवाल यहीं पर है कि फिर इस फोन की यूएसपी क्या निकाले? संदीप, आपने तो काफी खंगाला होगा, कोई यूएसपी नजर आती है इस फोन की जिसके लिए इस फोन के पास पीछे जाना चाहिए? राइट, जैसे कि निखिल बोल रहे थे, पहले उसमें थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे आपने पूछा था इसका कंपटीशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले एक फोन है, अगर स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि वो प्रोसेसर क्या है उसका। क्योंकि आप फोन एक तो कॉलिंग ले लेते हैं और बाकी एक्टिविटीज करने के लिए इससे प्रोसेसर का काफी बड़ा योगदान है। तो यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने आपको 630 और 660 के बीच के प्रोसेसर आ रहे हैं। तो एंड्रॉइड, अपना नोकिया 5.1, 6.1, एंड्रॉइड 8.2, इवन ऑनर के भी 1-2 फोन आ जाएंगे इसमें, मोटरोला के फोन आ जाएंगे, जिनसे इसको कंपटीशन मिलेगा और ये पिछड़ेगा प्राइस में। लेकिन अगर इसकी प्राइस को ध्यान रखते हुए कंपैरिजन करें तो इसका कंपैरिजन आएगा 3 डिवाइसेस के साथ। पोको के साथ आएगा, OnePlus 6 के साथ आएगा, Zenfone 5G के साथ आएगा। और तीनों फोनों के साथ ये प्रोसेसर में पिछड़ रहा है। बैटरी में पोको 1 इससे बेटर है और ऑलमोस्ट इससे कम प्राइसिंग है। जो पोको F1 का बेस प्राइस है वो है 20,999 रुपए, और उसमें आपको 4,000 मिली एम्पियर की बैटरी मिल रही है। और इसके अलावा जो बाकी तीनों फोन है, यानी कि पोको, OnePlus, Zenfone, उन तीनों का अपडेट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अभी तक ये 8.0 पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जानकारों के मुताबिक 3 कैमरा इनकी को यूएसपी बनाने की कोशिश की है सैमसंग ने, लेकिन जो प्राइस रखा है वो थोड़ा सा कहीं ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में जो दूसरे अपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर एज हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, बहुत शुक्रिया निखिल आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें चीनी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी को मंजूरी मिल सकती है। इस पर और बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पिछली दफा चीनी एक्सपोर्ट सब्सिडी का मामला अटक गया, क्या इस बार फैसला हो सकता है? हाँ, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार लिखित तौर पर एजेंडा जो सर्कुलेट किया जाता है उसमें इसको शामिल किया गया है कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाले पर सब्सिडी दी जाएगी। ये दरअसल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक 50 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने तक पर सरकार सब्सिडी देगी, और ये जो सब्सिडी देगी 13 रुपये 88 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने के हिसाब से सब्सिडी देगी। यानी जो चीनी मिल जितना चीनी एक्सपोर्ट करेगा, उस चीनी को बनाने में जितने गन्ने की पेराई हुई है उस गन्ने के हिसाब से 13 रुपये 88 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार इस बात का भी खास ख्याल रख रही है कि पोर्ट के नज़दीक चीनी मिल ज़्यादा फायदे में ना रह जाए, दूर वाले नुकसान में ना रह जाए। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है, यानी पोर्ट से जो चीनी मिल जितना दूर रहेंगी उसको उतना ट्रांसपोर्ट सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी। ये सब्सिडी की रकम 1,000 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये प्रति टन तक दिए जाने का प्रस्ताव है, और इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी जाकर गन्ना किसानों का भुगतान जल्द से जल्द हो सके, इसका पूरा मकसद है। और साथ ही साथ घरेलू बाजार में चीनी कीमतें ना बढ़े, ये भी इसका मकसद है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सरकार को इस साल सरकारी बैंकों के 1,80,000 करोड़ के एनपीए की रिकवरी की उम्मीद है। वही बैंक इस साल असेट बेचकर 18,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। सरकारी बैंकों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों के हालात सुधर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ में भी रिकवरी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों में पूंजी डालने का काम जारी है। In the capital requirement of some of these banks, I've assured them that we'll immediately look at this subject, because we are as keen as them, as every Indian is, that this opportunity is not missed. Because we want this cycle of high consumption, high growth, NPA recoveries, credit offtake, really to be utilized to the fullest in order to help as far as the economy is concerned. उधर IL&FS को संकट से बचाने के लिए भी सरकार हरकत में आ गई है। आज IL&FS में बड़ा हिस्सा रखने वाली LIC के चेयरमैन ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद LIC चेयरमैन ने भरोसा दिलाया है कि IL&FS को डूबने नहीं दिया जाएगा। No, we will all try to see that it does not collapse. और यही उम्मीद आज बाजार को आगे लेकर गई। IL&FS के बेल आउट की उम्मीद के कारण आज बाजार की लगातार गिरावट पर ब्रेक लगा है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आखिरी घंटों में आई शॉर्ट कवरिंग ने सहारा दिया। सेंसेक्स करीब 350 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जबकि निफ्टी में भी 1% की मजबूती आई है और इंडेक्स 11,000 के पार टिकने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में 400 अंकों की तेजी रही। उधर बार्कलेज हुरून इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 7वीं बार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। मुकेश अंबानी 3,71,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ बार्कलेज हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2018 में टॉप पर हैं। उनके बाद 1,59,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ हिंदुजा परिवार है। तीसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के प्रमोटर लक्ष्मी निवास मित्तल परिवार है। चौथे नंबर पर है विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी, सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप सांघवी, कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला और अदानी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन गौतम अदानी भी लिस्ट में शामिल हैं। इस बार पलोनजी, मिस्त्री ब्रदर्स के साइरस और शाहपुर जी ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण को लिस्ट में 11वां स्थान मिला है। और इस बार बार्कलेज हुरून इंडिया रिच लिस्ट के लिए भारत से 831 एंट्री आई थी। आपको बता दें कि इन सभी 831 लोगों के पास 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। लिस्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद भारत अब अरबपतियों को पैदा करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। लिस्ट की एंट्रीज में इस बार 12 फर्स्ट जनरेशन सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इस बार लिस्ट में महिला एंटरप्रेन्योर की संख्या में 150% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस लिस्ट में इस बार 306 नए अरबपति शामिल हुए हैं। उनकी जो वेल्थ क्रिएशन है वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ट्रेडिशनल फैमिली और लेगेसी फैमिलीज़ के बराबर आ चुकी है। तो ये बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है उनसे। उनकी संख्या बढ़ी है, उनका दायरा बढ़ा है। अगर आप बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो आ रहे हैं वो बहुत अलग अलग शहरों से आ रहे हैं। पहले हम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर की बातें किया करते थे, अब ये थोड़ा और बढ़ गया है। अभी हमारे 50 से ज़्यादा शहरों से इसमें एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा मीनिंगफुल रोल प्ले कर रहे हैं। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज फिर पेट्रोल के दाम में 14 पैसे तो डीजल के दाम में 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में पेट्रोल अब तक के रिकॉर्ड में सबसे महंगा बिक रहा है। 14 पैसों की बढ़ोतरी के साथ मुंबई में पेट्रोल की बिक्री 90 रुपए 22 पैसे तो दिल्ली में 82 रुपए 86 पैसे पर हो रही है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 68 पैसे हो गई है, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 86 रुपए 13 पैसे पर बिक रहा है। डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। मुंबई में जहां 1 लीटर डीजल की कीमत 78 रुपए 69 पैसे है, तो वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत 74 रुपए 12 पैसे पर पहुंच गई है। पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ रहा है कि मीन्स
एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा जब अपने को साइकिल यूज़ करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ हो रही है हमारी, जिससे मेरा बिजनेस है, मैं ड्राइविंग सिखाती हूँ, तो फीस तो देने के लिए बहुत ज़रूरतें हैं, लेकिन ये जो दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हर रोज़ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अभी तो 100 हो जाएंगे पूरी तरह से। इतना पेट्रोल भरेगा, अपना 90 रुपया हो गया, 75-80 से। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चार्जशीट के आधार पर नेताओं पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सिर्फ चार्जशीट काफी नहीं है। इस मामले पर संसद को कानून बनाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने नेताओं के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की हैं। कोर्ट ने कहा कि आम जनता को अपने नेताओं के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। हर नेता को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को देनी चाहिए। इसके अलावा सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले 3 बार प्रिंट मीडिया और 1 बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी देनी होगी। उधर बीजेपी ने कार्यकर्ता महाकुंभ के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान से साठगांठ का आरोप लगाया। अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में गठबंधन करने में सफल नहीं हो रही है, और अगर मिल भी जाए तो ये मेल मिलाप संभव नहीं दिखता है, और इसलिए भारत के बाहर गठबंधन खोजा जा रहा है। दुनिया के कोई देश अब तय करेंगे कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस पार्टी क्या हो गया है, आपका क्या हाल हो गया है? क्या सत्ता खोने के बाद आपने संतुलन भी खो दिया? उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि एक एक करके हम दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं हैं बल्कि चोर हैं। नरेंद्र मोदी की जो काम है, राफेल, विजय माल्या, ललित मोदी, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, भैया इन सब काम में चोरी है, और एक एक करके हम दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं है, चोर है। नरेंद्र मोदी जी चोर है। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर होने का आरोप लगा रहे हैं। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सरकार को राफेल की कीमत का खुलासा करना चाहिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। उधर ई फार्मेसी पर आ रहे कानून के विरोध में दवा दुकानदारों की तरफ से बुलाई गई हड़ताल के पहले ई फार्मेसी कंपनियां आज एक साथ एक मंच पर आईं। ई फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए लाए जा रहे कानून का खुलकर समर्थन किया और रिटेल केमिस्ट संगठनों की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों का खंडन किया। हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव ने ई फार्मा कंपनियों से बातचीत की। किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बताइए। बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि ई फार्मेसी को लेके कि ये आने से नशा बढ़ जाएगा, या ई फार्मेसी आने से लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले लेंगे। हम वो सब क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हमारे मॉडल में ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ों का लिए प्रोविज़न है, बट उससे पहले हम सबके मॉडल में इन सबको सेफगार्ड करने के सारे तरीके ऑलरेडी मौजूद हैं, बल्कि सिर्फ ई फार्मेसी से ही इनको कंट्रोल किया जा सकता है। सर, नेटमेट्स कैसे इंश्योर करेगा कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वही दवाइयाँ मरीजों को डिलीवर हों, उतने टेन्योर के डिलीवर हों, और वो प्रिस्क्रिप्शन नकली नहीं है, कैसे इंश्योर करेगा? सी ऑल सब प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट वैलिडेट कर रहा है, उसमें देखता है अप टू डेट है, आज का डेट का है, और व्हाट इज़ द क्वांटिटी, ओनली दैट क्वांटिटी इज डिस्पेंस्ड, सो इट्स फुल प्रूफ। प्रिस्क्रिप्शन अपलोड हो गया, डेटा आप तक पहुंच गया, डेटा ब्रीच ना हो, क्योंकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर
डेटा लीक होता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। कैसे इंश्योर करेंगे जब बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लीक हो रहा है, खबरें आ रही हैं, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि डेटा लीक ना हो? हमारे हिसाब से हमने सारा अपना एफर्ट डाला हुआ है कि डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन आईटी एक्ट ऑफ इंडिया के अंडर सब चीज़ प्रोटेक्ट हो। कस्टमर डेटा, डॉक्टर्स डेटा, सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे सिक्योर्ड है। लेकिन गवर्नमेंट से भी हमें कोऑपरेशन चाहिए इस फ्रंट पे कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स कि हम लोग और इंश्योर करें कि सारी कस्टमर डेटाज और सारा मेडिकल डेटा और कैसे हम लोग सिक्योर करें। और बड़ी खबर आपको दे दें, यस बैंक की बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है और कुछ बड़े फैसले हुए हैं इस बोर्ड मीटिंग में। यस बैंक की बोर्ड मीटिंग चल रही थी। राणा कपूर का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है बोर्ड की तरफ से और कार्यकाल बढ़ाने के लिए आरबीआई की मंजूरी ली जाएगी। यस बैंक के एमडी की नियुक्ति के लिए एक समिति बनेगी। बोर्ड बैठक हो रही थी यस बैंक की जो कि खत्म हो चुकी है और कई बड़े फैसले हुए हैं इस मीटिंग में। एमडी की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसको मंजूरी दे दी गई है बोर्ड की तरफ से। समिति में 2 बाहरी सदस्य भी मौजूद होंगे और बड़ी खबर यह कि 30 सितंबर तक राणा कपूर का कार्यकाल बढ़ाया जाए, यह बोर्ड की तरफ से मंजूर किया गया है और रिजर्व बैंक से इस बारे में इजाजत मांगेगा बोर्ड। यस बैंक की एमडी की नियुक्ति के लिए समिति भी बनाई जाएगी। 2 बाहरी लोग होंगे उस समिति में। प्रलय मोंडल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं यस बैंक के। ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रलय मोंडल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है और कार्यकाल बढ़ाने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेने की बात कही गई है। समिति में 3 मौजूदा बोर्ड सदस्य शामिल होंगे जो एमडी की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई जाएगी। 2 बाहरी सदस्य होंगे। रजत मोंगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। एक रजत मोंगा बनाए गए हैं, दूसरे प्रलय मोंडल बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यस बैंक के बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। यस बैंक के एमडी की नियुक्ति के लिए यह समिति बनी है। राणा कपूर का कार्यकाल बोर्ड ने बढ़ा दिया है और उसके लिए आरबीआई से मंजूरी ली जाएगी। सितंबर तक राणा कपूर अब अपने पद पर बने रह सकेंगे। उससे पहले जनवरी तक उनका कार्यकाल था, जनवरी 2019 तक, लेकिन अब उनका सितंबर तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है बोर्ड की तरफ से। आरबीआई की से मंजूरी मांगी जाएगी बोर्ड की तरफ से और एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि एमडी चुनेगी। 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, रजत मोंगा और प्रलय मोंडल। कमेटी में 3 बोर्ड के मेंबर होंगे, 2 बाहरी सदस्य होंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।